अस्सलामु अलैकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेटा हैंड आउट 1 हमारा ख़त्म हो गया था, इसको ज़रा सा रीकैप करते हैं और इसके पास पेपर के क्वेश्चंस आज हमने करने ताकि अगली क्लास से हमारा नेक्स्ट हैंड आउट शुरू हो जाए। अच्छा, जब हमने एक समरी भी गिवन है आपके पास सबसे लास्ट पेज पे। अच्छा भाई, क्विक समरी है, क्विक रिवीजन के लिए, क्विक रेफरेंस के लिए इसके थ्रू हम हैंड आउट को रिवाइज करते हैं। टैक्स ईयर्स, इस हैंड आउट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम उसको रिवाइज करेंगे बेटा। सबसे पहले हमने कॉन्सेप्ट देखा टैक्स ईयर्स का, और हमने ये देखा कि 3 तरह के टैक्स ईयर्स हैं, नॉर्मल टैक्स ईयर, स्पेशल टैक्स ईयर और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर। नॉर्मल टैक्स ईयर क्या है भाई? A period of 12 months is starting from 1st of July and ending on 30th of June and is denoted by the calendar year in which the normal tax year end falls। ठीक है, फिर हमने देखा स्पेशल टैक्स ईयर, एनी इनकम ईयर एंडिंग अदर देन 30th June इज स्पेशल टैक्स ईयर। और इसको नाम कैसे दिया जाता है? and is denoted by the reference of the normal tax year in which the special tax year end falls। आसान बात थी। और FBR किसी भी क्लास ऑफ पर्सन के लिए स्पेशल टैक्स ईयर स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, शुगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज एटसेट्रा। क्या हम नॉर्मल से स्पेशल, स्पेशल से स्पेशल या स्पेशल से नॉर्मल चेंज करवा सकते हैं? आंसर इज यस। उसका एक प्रोसीजर है चेंज इन टैक्स ईयर का। अप्लाई करना पड़ेगा टू कमिश्नर, कंपेलिंग नीड शो करना पड़ेगी, वो चाहे तो अप्रूव करे, चाहे तो रिजेक्ट करे, चाहे तो कंडीशंस इम्पोज करे, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी देगा, और रिव्यू एप्लीकेशन टू बोर्ड इज फाइनल। उसके बाद नहीं आप अप्लाई कर सकते किसी को। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर किसे कहते हैं भाई? सर जब टैक्स ईयर चेंज होता है, so the period from the end of the last full tax year till the start of the new tax year is called transitional tax year। ट्रांजिशनल टैक्स ईयर को नाम कैसे देते हैं? बिल्कुल स्पेशल टैक्स ईयर की तरह हम ये देखते हैं कि जो ट्रांजिशनल टैक्स ईयर का एंड है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है, और हम वही नाम दे देते हैं। और शॉर्टकट मैंने ये बताया था स्पेशल और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर के लिए कि ये देख लो कि इनका एंडिंग मंथ कौन सा है। अगर जैन टू जून में फॉल करता है तो सेम कैलेंडर ईयर विल बी द टैक्स ईयर, और अगर जुलाई टू दिसंबर में फॉल करता है तो कैलेंडर ईयर +1 विल बी द टैक्स ईयर। याद आता है? फिर हमने डिस्कशन किया रेजिडेंशियल स्टेटस का। रेजिडेंशियल स्टेटस का डिस्कशन हमने किया और हमने उसमें इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस पढ़ा। इसमें हमने ये देखा कि फिजिकल प्रेजेंस हो इन पाकिस्तान फॉर पीरियड ऑफ 183 और मोर डेज, या 183 और मोर डेज बोल दो, या मोर देन 182 डेज बोल दो, एक ही बात है। और सिटीजन ऑफ पाकिस्तान नॉट प्रेजेंट इन एनी अदर कंट्री। अच्छा, इसमें फिर हमने इसको पूरा चार्ट के थ्रू डिस्कस किया था। ठीक है, याद आता है आपको? हमने ये कहा था कि इंडिविजुअल का रेजिडेंशियल स्टेटस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेशनैलिटी और सिटीजनशिप, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल प्रेजेंस इन पाकिस्तान। अगर तो किसी इंडिविजुअल के फिजिकल प्रेजेंस के डेज 183 और मोर हो गए हैं, वो रेजिडेंट हो जाएगा, लेकिन चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो नॉन सिटीजन हो। फिर हमने देखा सिटीजन के लिए कुछ और भी क्राइटेरिया हैं। फिर हमने कहा हम ये देखेंगे कि क्या वो सिटीजन किसी और कंट्री में रेजिडेंट है, अगर है किस केस में? जब उसके 183 डेज नहीं हुए होंगे, लेस देन 183 डेज के केस में देखेंगे आप। तो सर अगर किसी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के 183 डेज से लेस हैं पाकिस्तान में, तो हम क्या देखेंगे कि क्या वो किसी और कंट्री में रेजिडेंट है, अगर है तो फिर यहाँ पर नॉन रेजिडेंट। और सर अगर किसी और कंट्री में रेजिडेंट नहीं है तो हम ये भी देखेंगे कि क्या उसने किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में 182 से ज़्यादा दिन गुजारे, अगर नहीं गुजारे तो यहाँ पे रेजिडेंट है। याद आता है?
हम आगे बढ़े और हमने कहा रूल टू काउंट डेज, रूल 14, रूल टू काउंट डेज। हमने कहा पार्ट ऑफ द डे दैट एन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट इन पाकिस्तान विल बी काउंटेड एज अ होल डे, इंक्लूडिंग डे ऑफ अराइवल, डे ऑफ डिपार्चर, डे ऑफ पब्लिक हॉलीडे, लीव, डे ऑफ लॉकआउट, स्ट्राइक, डिले इन रिसीट ऑफ सप्लाईज, सारे के सारे दिन काउंट होंगे। हॉलीडे सोली स्पेंट इन पाकिस्तान, वो भी काउंट होगा। लेकिन एक चीज़ जो काउंट नहीं होगी वो क्या थी? डे स्पेंट इन पाकिस्तान सोली फॉर द रीजन ऑफ बीइंग इन ट्रांजिट, वो काउंट नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़े और हमने फिर कंपनी की डेफिनेशन को देखा कि कंपनी होती क्या है, और वो आपने याद कर ली, जिसमें बहुत सारी चीज़ें थी। हमने कहा वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनी है, जो किसी लॉ के तहत, किसी स्पेशल लॉ के तहत इनको ऑपरेट हुई है, कोई मुदारबा है, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी है, कोई एनपीओ है, कोई ट्रस्ट है, कोई फॉरेन कंपनी है, कोई ऐसी एसोसिएशन है जिसको एफबीआर ने, बोर्ड ने कह दिया कि ये कंपनी है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें कंपनी की डेफिनेशन का पार्ट है। ये आपको याद हो गई होगी। मैंने ये बताया था कि कंपनी की डेफिनेशन में क्यों डाला जाता है। दो वजूहत होती हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन आपके काम की दो वजूहत ही हैं। नंबर 1, इस पर टैक्स रेट कंपनी वाला लगेगा। नंबर 2, इस पर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लगानी होती हैं लॉ को। तो पहले हमने उन सबको कंपनी के अम्ब्रेला में मर्ज किया और फिर हमने उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी जो लगानी है। फिर हमने देखा कंपनी का रेजिडेंशियल स्टेटस। कंपनी के रेजिडेंशियल स्टेटस में हमने ये देखा कंपनी कब रेजिडेंट होती है। कंपनी कब रेजिडेंट होती है भाई? सर अगर तो पैदा पाकिस्तान में हुई, इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में हुई तो रेजिडेंट, कोई कंडीशन नहीं। पैदा पाकिस्तान में हुई, इनकॉर्पोरेट पाकिस्तान में, लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट का तो जिक्र ना ही करो तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि वो तो है ही पाकिस्तान की, तो रेजिडेंट। और सर ऐसी कंपनी जिसका कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज होली इन पाकिस्तान। एओपी के लिए क्या क्राइटेरिया था? होली और पार्टली। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स इज होली और पार्टली इन पाकिस्तान। आगे बढ़े, फिर हमने कहा सर ये रेजिडेंशियल स्टेटस से होता क्या है। हमने कहा रेजिडेंशियल स्टेटस से होता ये है क्या रेजिडेंट पर्सन विल बी टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम, दैट इज पाकिस्तान सोर्स इनकम एंड एज वेल एज फॉरेन सोर्स इनकम, सब्जेक्ट टू टैक्स ट्रीटी, सब्जेक्ट टू अवॉइडेंस ऑफ डबल टैक्सेशन, दैट इज टैक्स ट्रीटी। टैक्स ट्रीटी किस लिए होती है कि सर डबल टैक्सेशन को अवॉइड किया जा सके, ये दो मुल्कों के दरमियान मुआहिदा है, टैक्स ट्रीटी है। तो सर अगर टैक्स ट्रीटी के तहत कोई चीज़ एग्जेम्प्ट हो रही है तो हम उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। हमने कहा जी कर देंगे। लेकिन किस चीज़ पे टैक्स ट्रीटी का असर नहीं होता? पाकिस्तान सोर्स इनकम ऑफ अ रेजिडेंट पर्सन, उस पर टैक्स ट्रीटी कोई असर नहीं होता। ये मैंने बात कर ली थी आपसे। अच्छा, फिर हमने कहा कि क्या सर फॉरेन सोर्स इनकम की टैक्सेबिलिटी से बचने के कोई तरीके हैं? हमने कहा हाँ तरीका है ना, टैक्स ट्रीटी होनी चाहिए। नहीं, उसके अलावा कोई तरीके हैं? जी हैं तरीके। पहला तरीका फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो हमने कहा शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कौन है? सर सबसे पहली बात है वो इंडिविजुअल, दूसरी बात है वो रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, सर नाम के अंदर ही रेजिडेंट है, लिखते हुए बच्चे रेजिडेंट लिखना भूल जाते हैं। भाई नाम में ही रेजिडेंट आ रहा है, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। तो इंडिविजुअल resident who is present in Pakistan for not exceeding 3 years solely for the reason of employment. अगर ये चार कंडीशन मीट हो जाती हैं, his foreign source income will be exempt. उसकी भी दो कंडीशन, FSI not brought received in Pakistan and this exemption will not be applicable on any business established in Pakistan. उसके बाद फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ अ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ये कौन है भाई? ये इंडिविजुअल है, लेकिन साथ में सिटीजन भी है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट में सिटीजन की कंडीशन तो नहीं थी? नहीं थी। ये इंडिविजुअल सिटीजन हु इज रेजिडेंट इन द करंट टैक्स ईयर बट इज नॉन रेजिडेंट इन द 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। तो हमने कहा ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है। तो होगा क्या? हमने कहा सर इसकी जिस साल वो रेजिडेंट है उस टैक्स ईयर में एंड इन द नेक्स्ट टैक्स ईयर फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट हो जाएगी। लेकिन अगर वो फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान कर ले तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रॉड रिसीव्ड वाला क्राइटेरिया किसके साथ था? STR के साथ था। इधर किसी ने मिक्सअप किया तो ख्वाब में आकर डराऊंगा, मैं बता रहा हूं। मैं मिक्सअप नहीं करना, मिक्सअप नहीं करना, सही है? अच्छा ये हो गया। फिर क्या था हमारे पास? हाँ FSS फॉरेन सोर्स सैलरी की एग्जेम्पशन। सोचते ये FSI की एग्जेम्पशन नहीं है? नहीं, ये FSS की एग्जेम्पशन है, फॉरेन सोर्स सैलरी की। अच्छा 3 किसको मिलेगी?
सर ये फॉरेन सोर्स सैलरी की एग्जेम्पशन हर उस बंदे को मिल जाएगी जिसकी सैलरी के ऊपर टैक्स पेड है, पेबल है इन फॉरेन कंट्री। तो फिर अब पाकिस्तान में उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा, सिंपल सी बात है। यानी कि मैंने एक जुमला बताया था, फॉरेन सोर्स सैलरी कैन नॉट बी डबल टैक्स्ड, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। सही हो गई बात। अच्छा, लेकिन सर क्या ऐसा हो सकता है कि हमने फॉरेन सोर्स सैलरी किसी ऐसी कंट्री में कमाई, ऐसी कंट्री में कमाई जहाँ पर टैक्स की डिडक्शन नहीं होती? हाँ हो सकता है। और हम पाकिस्तान में रेजिडेंट भी हैं? हाँ हो सकता है, मैंने उसकी एग्जांपल दी थी। तो सर उस केस में बचने का कोई तरीका है? हमने कहा उस केस में बचने का तरीका है। क्या तरीका है सर? वो बचने का तरीका है सिर्फ सिटीजन के लिए। किसके लिए? सिटीजन के लिए, सबके लिए नहीं है। किसके लिए? सिटीजन, याद है? सिटीजन के लिए। और क्या तरीका है? When a citizen of Pakistan leaves Pakistan during a tax year and remains abroad during that tax year, तो हमने कहा अब उसकी FSS पाकिस्तान में टैक्सेबल नहीं होगी। बात याद है सर ये वाली? किसी को कोई डाउट कंफ्यूजन है तो पूछ लो। पास्ट पेपर शुरू हो रहे हैं, वो पास्ट पेपर आप लोग बताओगे, आप लोग सॉल्व करोगे। हाँ शुरू करें। हाँ बोलो बेटा। 30 जून एंड ऑफ टैक्स ईयर कब होता है? चला जाए, कोई इशू नहीं। 30 जून को नहीं था ना, एंड ऑफ टैक्स ईयर, या नहीं है वो? सही है। दोबारा बोलो, दोबारा बोलो। फॉरेन कंट्री में टैक्स ज्यादा होता है पगले, क्या पड़ी है उसको कि वहां से अपने आप को सैलरी दे, फॉरेन कंट्री के अंदर टैक्स दे। क्यों बचाने के लिए? पाकिस्तान का टैक्स बचाने के लिए। तीसरी बात, वो फॉरेन सोर्स इनकम ही होगी ना। बात समझ आ रही है? वो फॉरेन सोर्स, पाकिस्तान सोर्स इनकम पे तो वैसे ही टैक्स लगेगा। और फॉरेन सोर्स इनकम जरूरी तो नहीं कि कोई बिजनेस इनकम ही आ रही हो, उसकी प्रॉपर्टी इनकम भी आ सकती है, उसका कैपिटल गेन भी आ सकता है। बात समझ आ रही है? और फिर वो अगर अपने आप को सैलरी भी देना चाह रहा है और वो वहाँ की कंट्री में टैक्स भी देना चाह रहा है, ठीक है, फिर दे सकता है। लेकिन ऐसे टोपी ड्रामे बाहर की कंट्री में चलते कम है। जरा पेज नंबर 11 पे आओ। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखो, मिस्टर विलियम डी नायरो। मिस्टर विलियम डी नायरो, इसमें 2 पार्ट्स हैं। रिक्वायरमेंट देखो, व्हाट इज टैक्स स्टेटस ऑफ मिस्टर नायरो फॉर पाकिस्तान टैक्स पर्पस इन द टैक्स ईयर 2008। सबसे पहले तो हमें उसका टैक्स स्टेटस बताना है। टैक्स स्टेटस का मतलब कि वो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। और फिर हमें लिखना है नोट ऑन फॉरेन सोर्स इनकम। नोट ऑन फॉरेन सोर्स इनकम। अभी तुम सिर्फ पार्ट 1 कर रहे हो, पेज 11। अभी पार्ट 1 कर रहे हो तुम। इसका टैक्स स्टेटस निकालो मिस्टर नायरो का। मिस्टर नायरो रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है? पढ़ो, खुद पढ़ो। ये तुमने करना है सवाल सॉल्व, मैंने थोड़ी करना है। चलो देखते हैं। Mr. William De Niro signed a contract with PTV to assist in making a film on the wildlife sanctuaries in Pakistan. Under the terms of contract, Mr. Nairo was to stay in Pakistan for a period of 1 year, 3 months and 21 days. He landed in Pakistan on 29th of August 20x7. 29th of August 20x7. 29th of August 20x7 को लैंड किया, तो काउंटिंग में आएगा? बिल्कुल आएगा।
According to the terms of employment, Mr. Nairo was to be paid the following emoluments. ये हमारे किसी काम का नहीं है. Mr. Nairo was also responsible as part of his deal to provide training to PTV staff abroad and was responsible to finalize training course in Italy and France. Boarding and lodging, finalization of traveling schedule is also his responsibility. PTV crew left for offshore training on 15th of December 2007. तो ये क्रू के साथ ट्रेनिंग के लिए कब निकला? 15th of December 2007 ये निकल गया. तो इधर से इधर तक पाकिस्तान में रहा. एंड द ट्रेनिंग स्टार्टेड फ्रॉम 20 December 2007. हमारी बला से अब बाहर चला गया. अब वो ट्रेनिंग जब भी शुरू करे ना करे हमारी बला से, हमें उससे क्या. मिस्टर नायरो रिटर्न टू पाकिस्तान विथ हिज क्रू ऑन 14 अप्रैल 2008. कब वापस आया? 14 अप्रैल 2008 को वापस आया. और उसके बाद कुछ नहीं बताया. इसका मतलब कि टैक्स ईयर एंड तक वो कहाँ रहा होगा? वो पाकिस्तान में ही रहा होगा. तो सिर्फ हमने ये डेज कैलकुलेट करने हैं. क्या ये बहुत मुश्किल था? बहुत आसान था. अगस्त के कितने डेज होंगे? अगस्त के 31 का महीना होता है ना, तो 29, 30, 31. तो अगस्त के, सितंबर के, अक्टूबर के, नवंबर के, दिसंबर के, बोलो कितने हो गए? 109. 14 अप्रैल 2008. अप्रैल के कितने हुए? 17. जैन 31, फेब 28, मार्च 31, अप्रैल 30 का महीना है. 30 में से 14 लेस करो, 16 में एक ऐड करो, 17. मई, जून 77 था. 187. कितनों ने ठीक निकाला था? वेरी गुड. तो ये रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है? अभी भी नॉन रेजिडेंट है भाई. अभी मैं पूछ रहा हूँ रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है यार. शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन है रेजिडेंट. ठीक है, अच्छा. बाकी की चीज़ें देखेंगे इस सवाल के अंदर. लेकिन अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4B ऑटम 2020 पे, पेज नंबर 7 पे आओ. पेज नंबर 7. रेजिडेंशियल स्टेटस मिस्टर अहमद का बताओ. Determine the residential status of Mr. Ahmed for tax year 2020 and his eligibility for exemption of foreign source income if any. सवाल को बढ़ा दो थोड़ा सा. सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दो. सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दो. सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दो. And his eligibility for exemption of FSI if any. इस सवाल को थोड़ा सा बढ़ा दो. इसमें है क्वेश्चन 4B की बात है मैं कर रहा हूँ. क्वेश्चन 4B ऑटम 20 की मैं बातें कर रहा हूँ. पेज है 7. मैंने कहा रिक्वायरमेंट में जो रिक्वायरमेंट है वो तो है, साथ में ये ऐड कर दो एंड his eligibility
for FSI exemption if any। अच्छा ये सवाल था नहीं, पास पेपर में देखोगे तो ये सवाल है नहीं, ये मैंने एक लॉन्ग क्वेश्चन में से एक पैरा एक्सट्रैक्ट करके रिक्वायरमेंट डाल दी अपनी तरफ से। जरूरी है ना ये पता होना चाहिए, तभी वो लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको सॉल्व कर सकोगे ना। तो बस मैंने इसको निकाल के डाल दिया यहाँ पे अलग से। अब इसको पढ़ लो, फिर मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा मुझे। चलो मैं रीड कर रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ। सवाल है डिटरमिन द रेजिडेंशियल स्टेटस। एक तो रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है, इसका मतलब कि रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है ये बताना है। और फिर मैंने रिक्वायरमेंट को थोड़ा सा बढ़ा दिया, एंड हिज एलिजिबिलिटी फॉर एफएसआई एग्जेम्पशन इफ एनी। क्या उसकी फॉरेन सोर्स इनकम की एग्जेम्पशन की कोई एलिजिबिलिटी बन रही है, कोई रास्ता बन रहा है, वो पूछा मैंने आपसे। सवाल रीड कर रहा हूँ। अहमद हैज कंप्लीटेड हिज MBA फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी इन USA. He had been living there since August 2013 for his education and came to Pakistan only once in 2017. 2017 में वापस आया। कब से कब तक? 10 मार्च 17 से 30 सितंबर 17 तक। And then went back to USA to complete his MBA. Along with his studies, he was also doing a part-time job at a restaurant in USA till November 19. He returned to Pakistan on 1 December 2019 and commenced trading business from 1 Jan 2020. आप बताओगे बेटा लास्ट जी, बताओ क्या इसमें क्या देखा आपने? रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? सबसे पहली बात आपने बिल्कुल ठीक बताई कि सर ये रेजिडेंट है। अगली रिक्वायरमेंट, क्या फॉरेन सोर्स इनकम की एग्जेम्पशन के लिए एलिजिबल है? कैसे नॉन रेजिडेंट है? देखो 10 मार्च 2017 से 30 सितंबर 2017 तक पाकिस्तान में आया ना, ये 183 डेज से ज्यादा होगा इसके। वेरी गुड बेटा। सर बीच में टैक्स ईयर तो चेंज हो रहा है, वो वाला टैक्स ईयर कुछ और है। 30 जून को टैक्स ईयर, 30 जून के बाद टैक्स ईयर चेंज हो गया। तो ये भले एक साथ हो सकता है, भले 183 डेज हो जाएं, लेकिन अगर आप डिफरेंट टैक्स ईयर्स में देखेंगे तो वो रेजिडेंट नहीं है। तो वो रेजिडेंट है इन करंट टैक्स ईयर बट वाज नॉन रेजिडेंट इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर। तो अगर मैं इसको ड्राफ्ट करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? वो करते हैं। सबसे पहले अगर मुझे किसी का रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है तो मैं नंबर ऑफ डेज की बेसिस पे बात करूँ, ठीक है? मिस्टर अहमद इज रेजिडेंट इंडिविजुअल फॉर टैक्स ईयर 2020 as his physical stay in Pakistan during tax year 2020 is more than 182 days, that is कितने दिन है? 212। Are you sure? 181 में 31 ऐड करो, 212।
Mr. Ahmed is resident individual for tax year 2020 as is physically stay in Pakistan during tax year 2020 is more than 182 days, that is 212 दिन. ठीक होगी बात. ये आपने एक बात लिख ली. अगली बात कौन सी एग्जेम्पशन है? रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाली. मिस्टर अहमद being citizen of Pakistan is eligible for the exemption of FSI for a returning expatriate as he is non-resident in 4 preceding tax years, that is from tax year 2019, 18, 16, 17 नहीं 19, 18, 17, 16. Mr. Ahmed being citizen of Pakistan is eligible for the exemption of FSI for returning expatriate as he is non-resident in 4 preceding tax years. फिर हम लिखेंगे his FSI is exempt in Pakistan for tax year 2020 and अच्छा ये हमने ना मुख्तसर करके आंसर लिख दिया. अब ये नंबर पे भी डिपेंड करता है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, उसके हिसाब से. अगर थोड़े से मार्क्स ज़्यादा होते हैं हम इसको ज़रा और तफसील से लिख लेते हैं थोड़ा सा. ये बस हाँ नहीं तफसील से मुराद देखो हमने इसमें क्या किया कि हमने लॉ को लिख भी दिया, अप्लाई भी कर दिया. वरना हम ये करते लॉ अलग लिखते अप्लाई बाद में करते, लंबी करते. रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट लिखा उसमें आप देखो ना, सबसे पहले आप हैंडआउट में देखो ना कि जो रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट के ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको पहले लिखते हैं आप लॉ लिखते एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. सुनना जरा कैसे लिखते हैं, थोड़ा सा लंबा करना होता है. अगर 1-2 मार्क्स और होते भाई ये भी लिख दो तो गलत नहीं है, मार्क्स नहीं कटने चाहिए. मैं नहीं कह रहा मार्क्स कटने चाहिए, लेकिन ठीक है अगर मार्क्स थोड़े ज़्यादा हैं तो थोड़ा सा और तमहीद बांध के लिख लो. कैसे लिखोगे? अगर ये 3-4 मार्क्स 4 मार्क्स का होता तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते थे एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस. प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस मतलब लॉ के जो कवानीन है. एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस if an individual citizen of Pakistan returning expatriate is resident in the current tax year but was non-resident in the 4 preceding tax years, his foreign source income shall be exempt in current tax year and in the following tax year. Since Mr. Ahmed is resident in the current tax year and was non-resident in the 4 preceding tax years, therefore he is eligible for the FSI exemption of a returning expatriate. Therefore his FSI for tax year 20 and 21 will be exempt. तो पहले हमने लॉ लिख दिया, लॉ लिख के उसके बाद हमने उसको अप्लाई कर दिया. दैट्स इट. ये भी ठीक है बिल्कुल, इसमें भी हमने हर बात बता दी है, मैं नहीं कह रहा गलत है, लेकिन हमने थोड़ा सा दरिया को खूजे में बंद मुख्तसर कर दिया इसके अंदर. दोबारा समझा दें बेटा, अभी समझा दें. मिस्टर अहमद इज, ये पहले वाले पैराग्राफ में कोई इशू आपको बेटा? पहला वाला क्लियर है? दूसरा वाला अच्छा, इसको पढ़ने से पहले आपको सवाल समझ आना चाहिए. लिखना लिखाना तो होता रहेगा ना. सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये पिछले 4 सालों में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? बेटा अहमद पिछले 4 सालों में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? रेजिडेंट है. सही से सवाल पढ़ा नहीं आपने, पढ़ा सवाल पढ़े.
सवाल में ये लिखा हुआ है बेटा कि अहमद बाहर की यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और काम करता था। पाकिस्तान कब आया है? देखो, पाकिस्तान आया है 1 दिसंबर 2019 को। कब पाकिस्तान आया? 1 दिसंबर 2019 को। उससे पहले पाकिस्तान में रेजिडेंट नहीं था। आया ज़रूर था। कब से कब तक? 10 मार्च 17 से 30 सितंबर 17। आया ज़रूर था, लेकिन क्या उस आने की वजह से किसी साल वो रेजिडेंट हो पाया? नहीं हो पाया। इसका मतलब कि इस साल तो वो रेजिडेंट है, लेकिन पिछले 4 सालों में वो नॉन रेजिडेंट है। ये बात क्लियर होती है? अगर इस साल रेजिडेंट है और पिछले 4 सालों में नॉन रेजिडेंट है, तो कोई एग्जेम्पशन आती है आपके दिमाग में? आपके दिमाग में कोई एग्जेम्पशन आती है? बिल्कुल आनी चाहिए। ये वाली एग्जेम्पशन आनी चाहिए आपके दिमाग में बेटा। फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट वाली एग्जेम्पशन आनी चाहिए फॉरेन से। ठीक है, ये एग्जेम्पशन आपके दिमाग में आ जाएगी। जैसे ही आपके दिमाग में ये एग्जेम्पशन आई, आपने कहा ज़बरदस्त हो गई बात। इसका मतलब कि अब इसे फॉरेन सोर्स इनकम से एग्जेम्पशन मिल जाएगी। किन 2 सालों में? फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंस एंड नेक्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंस। तो फर्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंस कौन सा है? 2020। और नेक्स्ट ईयर ऑफ रेजिडेंस कौन सा है? 2021। अब पढ़ लें इसको, कोई मसला तो होता है। Mr. Ahmed, being citizen of Pakistan, is eligible for exemption of FSI for a returning expatriate as he is non-resident in 4 preceding tax years. Resident इस साल है, वो तो हमने ऊपर बता दिया, वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। Is resident in the current tax year and was not, भाई resident है current tax year में, हमने ऊपर बता दिया ना। अब जुमला बचा लिया हमने, and was non-resident in the 4 preceding tax years। ठीक है, his FSI is exempt in Pakistan for tax year 2020 and क्या सबको ये बातें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं? अच्छा, अब कोई मुझसे ये भी तो कह सकता था कि सर इसमें कहाँ लिखा हुआ है कि मिस्टर अहमद सिटीजन है पाकिस्तान का? कोई कह सकता था मुझसे? हाँ, he has been living there since, सब बातें ठीक हैं। अच्छा भाई, अगर सवाल में नहीं भी लिखा हुआ ना, तो एग्जामिनर ये समझता है कि पढ़ने वाले की एक अक्ल सलीम है, अकल है। उसने लिख भी दिया, एक तो नाम से जाहिर अहमद, तो लग रहा पाकिस्तानी टच तो वैसे ही आ गया नाम से। फिर ही हैड बीन लिविंग देयर सिंस अगस्त 13 से यूएसए में रह रहा है पढ़ाई वढ़ाई के लिए। उससे पहले पाकिस्तान में ही होगा भाई, कहाँ होगा? और फिर आप ही कहाँ रहा है? पाकिस्तान आ रहा है, अपने मुल्क वापस लौट के बुद्धू घर को आए, फिर अपने मुल्क भी वापस आ रहा है। और फिर नॉन रेजिडेंट इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स वाला टच भी एग्जामिनर आपको दे रहा है, स्पून फीडिंग कर रहा है कि देख ले भाई, खा ले, निवाला बना के खिला रहा हूँ तो खा ले। पिछले 4 साल नॉन रेजिडेंट, इस साल रेजिडेंट। तो इतनी तमहीद बांध के, इतनी स्टोरियाँ सुना के एग्जामिनर बोले अगर तू मुझसे ये पूछेगा कि ये सिटीजन है या नहीं है, तो एक थप्पड़ पड़ना चाहिए तुझे। नहीं भी लिखा हुआ तो तू अज्यूम करेगा ये क्या है? सिटीजन, क्योंकि मैं तुझे बना के दे रहा हूँ ये वाली एग्जाम्पशन। बात समझ आ रही है? बोलो। मतलब एग्जामिनर ने मेंशन नहीं किया कि सिनेरियो सिटीजन वाला है। सिटीजन वाला एग्जाम्पशन भी सिटीजन वाली दे दी है, उसकी सारे सिनेरियो, उसके सारे जुजियात सिटीजन वाले दे दिए। तो अब आप पर ये जिम्मेदारी है कि अगर सिटीजन नहीं भी लिखा हुआ तो सिटीजन की अजम्पशन लेकर इसको उसी तरह सॉल्व कर लो। बात समझ आती है? ऐसा कई जगह करेगा एग्जामिनर। अच्छा जी बेटा, ऐसा तो क्यों सकता है कि उसमें सिटीजन ये लिखा हुआ मुझे कहा आप हमने तो सिटीजन सॉल्व कर दिया, लेकिन एग्जामिनर क्या है सिटीजन लिखा? आपने लिख दिया ना अजम्पशन, फिर आपने लिख भी तो दिया। उसने कहा कि क्वेश्चन में तो मेंशन नहीं है, ऐसे यूज करते हैं। देखो जरूरी नहीं हर चीज क्वेश्चन में मेंशन है, तो ये भी तो मेंशन नहीं है कि सिटीजन नहीं है, ये मेंशन है। फिर अच्छा, ऑटम 2019 वाला सवाल सब लोग खुद से सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से मुराद ये कि अपने पास रजिस्टर में सॉल्व करेंगे, लिखेंगे। मैं देखूंगा कि क्या लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं।
सॉल्व करेंगे सब बच्चे। मैं देख रहा हूँ रजिस्टर में क्या लिख रहे हैं, क्या कीड़े मकोड़े बन रहे हैं। कितने बच्चों की राइटिंग ऐसी होती है कि एग्जामिनर को मैं गारंटी के साथ कहूँ समझ ही नहीं आ सकती, इतनी गंदी राइटिंग होती है उनकी। तो थोड़ी सी राइटिंग अपनी अच्छी कर लो। पेंसिल से ना लिखना, पेन से लिखना। बेटा ये पेज नंबर 7 पे आखिरी जो सवाल है, ऑटम 19, पेज 7, ऑटम 19, प्लीज सॉल्व नाउ। मशवरा नहीं होगा इसके, मैंने किसी को बात करते देखा तो अच्छा नहीं होगा। पेज 7 3A, क्वेश्चन 3A, ऑटम 19, पेज 7। ये पता नहीं है, पूछूंगा जिससे वो बताएगा। ये मुझे बता दे कोई, आप बता दो बेटा। नॉन रेजिडेंट है, मैं तो पढ़ लूँ, मैंने तो पढ़ा ही नहीं। Sure, respond to the following independent scenario under the provisions of income tax ordinance. Jean Francois, a French designer, often visits to Pakistan for promotion of his products. During his last visit, he stayed in Pakistan from 10th of July 2008 to 25th of Feb 2009. Determine the residential status of Jean Francois for tax year 2009, assuming that the commissioner has granted him permission to use calendar year as a special tax year. तो आपका क्या कहना है कि ये, लेकिन इसके डेज तो 183 और उससे ज़्यादा बन रहे हैं। लेकिन टैक्स ईयर तो जुलाई से जून चल रहा है। लेकिन सर इसको स्पेशल टैक्स ईयर अलाउ किया है। क्या सबको ये बात समझ आती है? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ये जो जीन फ्रैंकोइस जो फ्रेंच डिज़ाइनर था, कमिश्नर ने इसको अलाउ कर दिया कि आपका टैक्स ईयर कौन सा है, स्पेशल टैक्स ईयर। और स्पेशल टैक्स ईयर देखो लिखा हुआ क्या है आखिर में, अज्यूमिंग कमिश्नर हैज ग्रांटेड हिम परमिशन टू यूज कैलेंडर ईयर एज स्पेशल टैक्स ईयर। इसका मतलब अब इसका स्पेशल टैक्स ईयर कब से कब तक हो गया? 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हो गया। अच्छा, इसका मतलब कि अब हम जो डेज कैलकुलेट करेंगे उसको हम किस रेफरेंस से देखेंगे? हम देखेंगे सर 1 जनवरी से 31 दिसंबर में कितने दिन है पाकिस्तान में फिजिकल प्रेजेंस। अगर वो 183 या उससे ज्यादा है तो रेजिडेंट, वरना जीन फ्रैंकोइस। अच्छा, तो इसका मतलब क्या हुआ? देख भी लो, ये है इसका स्पेशल टैक्स ईयर। कब से कब तक? 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008। अब कोई मुझसे कह सकता है कि सर इसमें तो टैक्स ईयर 2009 की बात हुई हुई है, तो मैं उसको ये कहूँगा, ऐ मेरे मासूम बच्चे, इस स्पेशल टैक्स ईयर को 2009 ही कहेंगे। वजह क्योंकि सर स्पेशल टैक्स ईयर को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है विद रेफरेंस टू नॉर्मल टैक्स ईयर। और नॉर्मल ये इसका एंड किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है? 1 जुलाई 2008 से 30 जून 2009। और आप देख सकते हो कि इसका जो ईयर एंड है वो किस नॉर्मल टैक्स ईयर के बैंड में फॉल कर रहा है? नॉर्मल टैक्स ईयर 2009। तो सर कहलाया जाएगा ये स्पेशल टैक्स ईयर 2009, लेकिन ये स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2008 से और खत्म होगा 31 दिसंबर 2008। तो अब हमें जो डेज देखने हैं ना वो इधर देखने हैं, इस ईयर में कितने फॉल कर रहा है। तो देखो कब आया था ये? सर ये कहीं यहाँ आया था, 10 जुलाई को आया था ये 10 जुलाई को आया था। और सर गया कब ये गया है, कहाँ गया? 25 फेब को। सर ये गया है, फ्लाई कर गया 25 फेब को।
लेकिन काउंटिंग में डेज कौन से आएंगे सिर्फ? हमने कहा सर काउंटिंग में डेज सिर्फ ये वाले आएंगे, ये वाले डेज काउंटिंग में नहीं आएंगे। क्या ये बात सबको समझ आती है? किसको ये बात समझ नहीं आती है? एनीवन? कोई अल्लाह का बंदा? इसको लिखेंगे किस तरह से? बोलो। या यूं भी लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेज ऑफ फिजिकल presence of Mr. Jean Francois during a special tax year 2009 कितने दिन बनते हैं वैसे आपस की बात है? 170 number of days of physical presence of Mr. Jean Francois during special tax year 20X9 are less than 183 days. Therefore, he is non-resident in Pakistan during special tax year 20X9 for tax purposes. इस तरह से करके कुछ भी लिख दो। यहाँ पे एक्चुअल डेज लिख दो ना। ड्यूरिंग स्पेशल टैक्स ईयर 2002X9 इज हाउ मच डेज? 175 days, which is less than 183 days for being resident. ये 183 days सिर्फ ये भी लिख दोगे less than 183 days तो भी ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है जी। समझा नहीं क्या बोल रहे हो? क्यों? इसलिए 20X9 लिखा जाता है ताकि आप इसको कोई स्पेसिफिक इसको कैलेंडर ईयर से स्पेसिफाई ना कर सको इसको आप। ये मिसाल के तौर पर मिसाल ले रहा हूँ मैं, ऑटम 2022 का सवाल देखो, ठीक है। अब ये जो लिखा हुआ है ना, रेजिडेंट पर्सन फॉर टैक्स ईयर, देखो इसकी रिक्वायर ऊपर देखो, अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस डिस्कस टैक्सेबिलिटी ऑफ फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ द फॉलोइंग रेजिडेंट पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2022। अब ये 22 है, अगले हैंडआउट में मुझे 23 करना पड़ेगा, फिर 24 करना पड़ेगा, तो क्यों ना मैं ये कर दूं 20X2। यूं ही समझ लो, एग्जामिनर भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी कर सकता है। जिस तरह उसने कह दिया था ना सर ये 2008 तो लीप ईयर है, तो हमने 20X8 कर दिया। अब वो किसी एक स्पेसिफिक ईयर से रिजेंबल नहीं करना। अच्छा भाई, हो गया सबका ये सवाल? आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2B, समर 2019। मैं एक बात गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इस हैंडआउट में जितने भी सवाल हैं अब आपके लिए पीस ऑफ केक है इंशाल्लाह, अगर आपने ढंग से समझ लिया है तो। दिस इज जस्ट अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस नाउ, यू नो ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन दिस हैंडआउट। आप रीड करोगे और आप इसका आंसर पकड़ लोगे। क्या बोल रहे बेटा? हाँ ना, एम्प्लॉय तो नहीं है ना, एम्प्लॉयमेंट के लिए तो नहीं आया ना, तो लग जाता।
इस सवाल को सब बच्चे रीड कर रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा इसका आंसर। सब रीड कर लो, मैं किसी से भी पूछूंगा आंसर। बेटा बिल्कुल इसके बाद वाला सवाल यार, समर 19, क्वेश्चन 2B समर 19, पेज कौन सा? 8। पेज 8। मैं ये वाले सवालात करवाऊंगा आपको, और फिर थोड़ी देर बाद लास्ट अटेम्प्ट का सवाल आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ना। जो लास्ट अटेम्प्ट जो एग्जाम में क्वेश्चन आया है उसको देख के आप लोग पहले तो अफसोस करेंगे कि सर काश ये हमारी अटेम्प्ट में आ जाता, एग्जामिनर को एक अटेम्प्ट पहले देने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन चूंकि वो लास्ट अटेम्प्ट में आ गया तो ऐसा सवाल आसान सा आपके अटेम्प्ट में आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन चूंकि आपने भी ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया तो वो क्वेश्चन आप लोगों को खुद सॉल्व करना आना चाहिए। तो हम 2-3 सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद वो सवाल आप लोग खुद करेंगे और मैं चेक करूंगा आप लोगों ने ठीक किया या नहीं किया। सही है? अच्छा भाई, सबने रीड कर लिया क्वेश्चन? बेटा सवाल रीड करना है, सेलफोन रख दो। सेलफोन यूज नहीं होगा क्लास में, साइलेंट करके बैग में। पढ़ लिए। सवाल को रीड करने का तरीका, सबसे पहले रिक्वायरमेंट। अंडर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 स्टेट द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ मोहसिन फॉर टैक्स ईयर 2008। सबसे पहले तो हमने उसका रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है 2008 का। 1 मार्क की रिक्वायरमेंट है। फिर देखो 2, डिस्कस टैक्सेबिलिटी ऑफ हिज फॉरेन सोर्स इनकम्स फॉर टैक्स ईयर 2009। और सर जो इसकी फिर फॉरेन सोर्स इनकम है उसकी टैक्सेबिलिटी बतानी है। टैक्सेबिलिटी बताने से क्या मुराद है? टैक्सेबल है या टैक्सेबल नहीं है? नहीं है तो क्यों नहीं, रीजन बताना पड़ेगा। तो आओ जरा इस सवाल को रीड करते हैं, फिर मैं सवाल पूछूंगा आपसे। मोहसिन हैज बीन वर्किंग एट द हेड ऑफिस ऑफ Mohsin has been working at the head office of Lewis Consulting Incorporation (LCI), situated in New York, USA. On 1 January 2008, LCI had established its branch office in Pakistan and had sent Mohsin for 2 years. Underline करो इसको. LCI had established a branch office in Pakistan and had sent Mohsin for 2 years as country manager for looking after Pakistan operations. LCI कंपनी तो यूएसए की थी, लेकिन उसने पाकिस्तान में एक ब्रांच ऑफिस बनाया और मिस्टर मोहसिन को 2 साल के लिए कंट्री मैनेजर बना के यहाँ पे तैनात कर दिया। अच्छा, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009। अच्छा, अब ये तो बातें हो गई 2009 की, तो क्या मुझे ये बच्चा बता सकता है ये 2008 में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? 2008 में नॉन रेजिडेंट है, बिल्कुल ठीक बात। क्यों? क्योंकि ये आया कब है 2008 में? 1 जनवरी 2008। और जब 1 जनवरी 2008 को आया, इसका मतलब सर उसने सिर्फ 181 डेज गुजारे। 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक 184 डेज बनते हैं और 1 जनवरी से 30 जून तक 181 डेज बनते हैं। एक दफ़ा ज़िंदगी में काउंट कर लेना और ये दिमाग में रख लेना, सही है? तो बार बार काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। अच्छा, ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009। अच्छा, दूसरा सवाल बेटा आप बताएं मुझे
इस पर FSI की कोई एग्जेम्पशन लगती है? कोई एग्जेम्पशन नहीं लगती, पूरी FSI पे टैक्स लेंगे इसका हम तबीयत से? नहीं, पहले तो ये मुझे ये बताएं कि इस पर एग्जेम्पशन अगर लगती है तो कौन सी लगती है? वेरी गुड, इस पर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाली एग्जेम्पशन लगती है। क्यों? क्योंकि ये रेजिडेंट है सोनली फॉर द रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। फौरन दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? शॉर्ट टर्म। इतना देखो एग्जामिनर ने कितना निवाला बना के खिलाया है, 2 साल के लिए कंट्री मैनेजर बना के भेजा, 2 साल के लिए कंट्री मैनेजर एम्प्लॉयमेंट के लिए लुइस कंसल्टिंग ने यहाँ भेजा। पाकिस्तान में है फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर द पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years, इसका मतलब था शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2009 अपार्ट फ्रॉम सैलरी इनकम, तो सैलरी इनकम तो उसको मिलती ही रही। मोहसिन अर्नड, अच्छा अब देखो ये हम सैलरी इनकम में भी पढ़ेंगे, लेकिन जो सैलरी इनकम उसको मिल रही होगी ना वो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, क्योंकि आ कहाँ गया वो? पाकिस्तान। अब जो सैलरी कमा रहा है ना वो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है, उस पर तो पाकिस्तान में टैक्स। देखो जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट होता है उसको सैलरी इनकम तो पाकिस्तान से मिलेगी ना, उस पर टैक्स लगेगा नहीं लगेगा? वो तो पाकिस्तान सोर्स इनकम है यार। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को जो सैलरी मिल रही है वो कौन सी इनकम है उसकी? वो पाकिस्तान, उस पर तो टैक्स लगेगा ना। जो उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है उसको माफी है, उस पर माफी है, PSI पे माफी थोड़ी है। बात समझ आ रही है? रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट की भी किस पे माफी है? FSI पे, PSI पे माफी, ये याद रखना। On 15 December 2008, he conducted a seminar in USA for a fee of $18,000. On his request, the event manager transferred the amount net of tax directly to his personal bank account in Islamabad on 10th of January 2009. आप बता दो बेटा क्या करेंगे इसको? क्यों टैक्सेबल होगा पाकिस्तान? सर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की वो एग्जेम्पशन तो है FSI की, लेकिन अगर उसने FSI ब्रॉड रिसीव कर ली पाकिस्तान में तो फिर टैक्सेबल हो जाएगी। वेरी गुड। इसका मतलब कि ये जो USA में सेमिनार कंडक्ट किया ये है तो FSI, ये है तो FSI, लेकिन रिसीव कहाँ कर ली? पाकिस्तान, तो टैक्स हो जाएगा। On 31 मई 2009 he earned income from his business established in USA and brought 40% of income to Pakistan. बेटा आप बताएं। आप बताएं सर। 40% जो ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान है वो चार्जेबल टू टैक्स हो जाएगी। क्या ये बात समझ आती है? इसको लिख लें, आओ लिखते जी। ये यूएसए से आया था ना, यूएसए से हम कंट्री मैनेजर वो उसकी जो सैलरी आ रही होगी वो यूएसए की हम PSS खोलेंगे या फिर FSS खोलेंगे? मैंने इसलिए अभी एक्सप्लेन कर दिया था। क्या एक्सप्लेन किया था मैंने? जो पाकिस्तान में जो रिसीव, चूँकि वो पाकिस्तान में बैठकर एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज दे रहा है। एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज कहाँ से बैठ के दे रहा है? पाकिस्तान। तो जो भी सैलरी मिल रही होगी वो उसकी क्या कहलाएगी? PSS, पाकिस्तान सोर्स सैलरी कहलाएगी। ठीक है, वो तो पाकिस्तान सोर्स सैलरी है ही है। उसकी सैलरी अगर यूएसए के अकाउंट में गिरी है तो भी पाकिस्तान सोर्स सैलरी है। बैंक अकाउंट में गिरने से, अभी चूंकि हमने पढ़ी नहीं है ना ये वाली चीज़, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए। अभी हमने पढ़ी नहीं है ये वाली चीज़, लेकिन बैंक अकाउंट में गिरने से ज्योग्राफिकल सोर्स चेंज नहीं होगी। मिसाल के तौर पर मुझे अगर KNS वाले अमाउंट मेरे दुबई के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें तो क्या ये पाकिस्तान सोर्स इनकम नहीं रहेगी? यहाँ बैठ के मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, यहाँ बैठ के मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मेरे KNS वाले मेरे पैसे अगर USA के अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे तो क्या ये USA सोर्स सैलरी हो जाएगी या USA सोर्स इनकम हो जाएगी? तो
इसका ताल्लुक इससे नहीं है कि पैसे ट्रांसफर कहाँ हुए हैं। मैंने आपको बताया कि ये ज्योग्राफिकल सोर्स इनकम एक बड़ा वसी टॉपिक है और ये बड़ा टेक्निकल टॉपिक है कि कौन सी इनकम पाकिस्तान सोर्स है, कौन सी इनकम फॉरेन सोर्स है। आपके कोर्स में इसका डिस्कशन बहुत थोड़ा है, ज़्यादा आएगा सीए फाइनल में। अच्छा भाई, इसको अब मुझे ड्राफ्ट करना है और इसके मार्क्स थोड़े से मुनासिब हैं, तो थोड़ा सा इसको अगर 4 मार्क्स, ठीक है, तो इसको हम उस तरह से लिख लें, उस तरह से ड्राफ्ट कर लें। कैसे ड्राफ्ट कर लें? एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 an individual shall be exempt। आपको लगा मैं पूरा लिखूंगा, तो ये हैंड आउट में लिखा होगा, मैं पूरा क्यों लिखूंगा, अपनी इतनी एनर्जी वेस्ट क्यों करूंगा। मैं लिखा मैंने हैंड आउट में, पढ़ो पेज नंबर 6। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एन इंडिविजुअल, हमें सेक्शन वैक्शन का रेफरेंस देने की जरूरत नहीं है, कोई डेढ़ होशियारी ना करे। एज पर सेक्शन 50 की जगह 60 लिख दिया, नंबर कट जाएंगे, डेढ़ होशियारी नहीं करनी है। सेक्शन नंबर कोड करने की कोई जरूरत नहीं है पेपर के अंदर। बात समझ आ गई? गलत कोड हो गया तो आधा मार्क काट ही ना ले एग्जामिनर, ओवर एफिशिएंसी का। एज पर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 एन इंडिविजुअल शैल बी एग्जेम्प्ट डॉट डॉट डॉट, पूरा लॉ लिख दिया आपने, ठीक है, यहां तक। कहां तक? एक्सीडिंग 3 years। उसके बाद वो भी लिख देंगे आप, हाउएवर द एग्जेम्पशन शैल नॉट अप्लाई ऑन, ये पूरा लिखोगे ना? हाँ, पहले समझाने दो मुझे, पूरा लिखोगे। हाउएवर दिस सेक्शन शैल नॉट अप्लाई ऑन बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन पाकिस्तान एंड एनी फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट और रिसीव्ड इन पाकिस्तान, ये पूरा लिख दिया। अब बोलो क्या बोल रहे हो? मैं कह रहा हूं कि हम प्रीवियस को पूरा कर लेना, तो अगर हेडिंग डाल दें ताकि कि फॉरेन सोर्स इनकम और शॉर्ट टर्म वैसे रहे, और ऐसे ही लिखे डॉट डॉट नहीं, ऐसे डॉट 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 एग्जाम में मार्क्स की जगह भी डॉट 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 होंगे फिर। तो ये आज तो मजाक हो गया, आइंदा नहीं करना ये वाला मजाक, ठीक है। इन द लाइट ऑफ above provision कहाँ गया सवाल, कहाँ गया? कौन, नाम क्या था उसमें इसका? मोहसिन, मिस्टर मोहसिन is a short-term resident for tax year 20X9 and is फिर लिखेंगे taxability in respect of his foreign source income is as follows। पहली क्या चीज थी? He conducted a seminar in USA for a fee of USD 18,000. Fee of USD 18,000 equivalent to PKR earned for conducting seminar in USA is foreign source income of Mr. Mohsin. However,
However, this amount will be taxable in Pakistan as it has been received in पाकिस्तान। ठीक हो गई बात? पूरा पूरा लिख दो, क्योंकि देखो अब इधर हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं ना, पहले हमने लिखा हुआ होगा तो फिर इधर अप्लाई कर दिया ना हमने। सही है? और अगर कोई इसको थोड़ा सा मजीद तवील करना चाहे इस वाली लाइन को तो लिख भी सकता है, इन द लाइट ऑफ द अबव प्रोविजन सिंस मिस्टर मोहसिन is present in Pakistan for the purpose of employment and his stay is not exceeding 3 years, that is 2 years, therefore he is a short term resident। इसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हमने नहीं किया इसके अंदर, बस ठीक है जितना ज़रूरी है, इतने मार्क्स के लिए जितना ज़रूरी है, ज़्यादा फ्री नहीं करेंगे हम एग्जामिनर को। अगला वाला पॉइंट, income %40 of business income from USA will also be taxable as although foreign source income है, however will also be 40% of business income from USA, although FSI will be taxable as it has been brought/received in, however 60% of his foreign source business income will be exempt। ठीक है बेटा? ये यहाँ से स्पॉट में जाते हैं तो वो भी क्या शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की क्राइटेरिया में आते हैं? तुम बताओ। अब यहाँ से जाते हैं तो पाकिस्तान के शॉर्ट टर्म रेजिडेंट कहाँ से हो गए यार? अब वहाँ के लॉ का मुझे क्या पता किस कंट्री में जा रहे हैं, वहाँ पे क्या लॉ है, तो देखना पड़ेगा ना वहाँ पे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट है भी कि नहीं है। ठीक है, अगर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का कॉन्सेप्ट होगा तो फिर वो वहाँ के शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बन जाएंगे। क्योंकि हमने जिन लड़कों को जाते देखा वो दुबई जाते थे, सऊदीया जाते थे, तो उनकी इनकम पे टैक्स वहाँ पे वैसे ही नहीं होता था, तो कभी किसी ने बताया नहीं मुझे। सही है। और यूके भी गए हैं लड़के, लेकिन जो यूके जाते थे उनकी टैक्स पहले कटता था, सैलरी बाद में आती थी। वैसे नॉर्मली इकोनॉमी को 6 महीने से ज़्यादा चाहिए साल के लिए। हाँ, 6 महीने के बाद वापस आते हैं, 1 महीने बाद फिर चले जाते हैं। वीज़ा के लिए आते हैं, कुछ रिन्यू करने के लिए, फिर चले जाते हैं। समझ रहे हो? 6 महीने का वीज़ा है मिसाल के तौर पर, वो फिर आएंगे, फिर वीज़ा। जी करता हूँ अभी रखो, फिर मैं करता हूँ।
क्लियर है ये सवाल? अच्छा भाई, ऑटम 2017 पे आ जाओ, ऑटम 2017 पे आ जाओ। अंडर प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, डिस्कस द रेजिडेंशियल स्टेटस फॉर टैक्स ईयर 2019 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस। अच्छा, बात ये है कि कुछ सवालात ऐसे होंगे, अब बहुत सिमिलर क्वेश्चंस होंगे, तो जाहिर सी बात है अब मैं सारे सवालात तो बोर्ड पर नहीं कराऊंगा आपको, आसान से होंगे, तो मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा, मैं आपको बता दूंगा उसका आंसर कैसे लिखना है, और आप घर जाके उसको खुद से अटेम्प्ट करेंगे। सही है? अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, जिससे पूछा जाएगा वही मुझे जवाब देगा। ऑन 21st of September 2018, Asif proceeded to Dubai to join his new job. Due to certain professional issues with his employer in Dubai, he resigned on 1st May 2019 and came back to Pakistan. On 16th May 2019, he got a new job in Pakistan, which he continued till 30 June 2019. इसमें सिर्फ रेजिडेंशियल स्टेटस बताना है और कुछ नहीं बताना इसमें। तो ज़रा बताओ, ये रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? भाई देख तो लो, रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? नॉन रेजिडेंट है। कितने दिन? तो दिन गिनो ना, दिन गिनो। गिन लेते हैं, मैं भी तो गिन लूं। क्वेश्चन 2A-B, ऑटम 17। आसिफ प्रोसीडेड 21 सितंबर को दुबई के लिए रवाना हुआ, इसका मतलब जुलाई के 31, अगस्त के 31, सितंबर के 21। वापस कब आया? 1 मई के 31, जून के 30। सम करो, 31 62 और 21 83, 80 में 60 डालो 144। कौन बोल रहा था मुझे 154? टोपी ड्रामे? नहीं, ऐसे 10 बढ़ा मत देना भाई, इससे मार्क्स कम होते हैं, जितने दिन बढ़ते हैं मार्क्स कम। जल्दबाजी और जज्बातियात में नहीं। मैंने देखा है कुछ बच्चे होते हैं माशाल्लाह तेज होते हैं, उनका दिमाग भी तेज चलता है, लेकिन वो जल्दबाजी के चक्कर में कुछ गलत लिख देते हैं। ये नहीं करो, सही? तो हमने कहा सर ये नॉन रेजिडेंट है, ये कौन है? इसके साथ लेकिन एक और बात भी लिखेंगे हम, बोलो क्या? बताओ जी। इसको तो बाहर चला गया ना जी। 10 दिन नहीं सितंबर 21 को बाहर गया तो 21 दिन तो पाकिस्तान में रहा ना। देखिए सर, ये समझने के लिए तो हमें दुबई जाके देखना पड़ेगा सर कि कितने दिन बनते हैं पाकिस्तान में। दुबई का चक्कर लगेगा तो पता लगेगा कि 21 दिन पाकिस्तान में हुए या दुबई में हुए। अच्छा भाई, अच्छा, लेकिन खैर इसमें तो एक इम्प्रेशन हमें मिल ही रहा है कि जितने बाकी के दिन हैं वो दुबई में उसने गुजारे हैं, ठीक है। लेकिन वो जो दूसरा वाला क्राइटेरिया है वो भी अगर यहाँ पर लिख दिया जाए तो मुनासिब रहेगा। कौन सा वाला क्राइटेरिया? हाउएवर, if Mr. Asif is not a resident of any other country or he has not spent more than 182 days हाँ, तो अब हो सकता है ना बीच में कहीं आगे पीछे गया हो, किसी और कंट्री में चला गया हो घूमने फिरने, जरा वीकेंड वगैरह मनाने के लिए। मैं एहतियातन इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर कहीं और भी काम आएगा तो यही बात आप वहाँ लिख दोगे।
वैसे तो इधर लग ही रहा है कि वो दुबई के अंदर ही है, 182 डेज दुबई के अंदर इम्प्लाइड नज़र आ रहा है, लेकिन मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ कि किसी और क्वेश्चन में भी आएगा तो मैं रेफर कर दूंगा, यही बात लिखनी है। और he has not spent more than 182 days in any one country, then he will be considered resident in Pakistan for tax year 2000। अच्छा भाई 2019 लिखा हो, 20 लिखा हो, 21 लिखा हो, लेकिन हमें पता है कि हम उसे सॉल्व कर रहे हैं टैक्स ईयर 2023 के उसूलों के हिसाब से। सही, फॉरेन सोर्स बिजनेस इनकम। अच्छा, however if Mr. Asif is not a resident of any other country or he has not spent more than 182 days in any one country, then he will be considered resident in Pakistan for tax year 2019 for tax purposes। ठीक हो गई बात? तो सिटीजन ही है ना भाई, दुबई जॉब के लिए जा रहा है तो पाकिस्तान में ही तो था, वो सिटीजन ही तो था। आपकी तरह हमारी तरह वो पाकिस्तान में ही पला बढ़ा। Point number 2, SAMI Associates is an association of person and provides accounting services in Dubai. On 2nd January 2019, entire management and control of its affairs was shifted from Karachi to Dubai। ये मुझे आप बताओगे बेटा, अरसलान के आगे। समी एसोसिएट्स, क्या किया जाए समी एसोसिएट्स का? नाम क्या है बेटा तुम्हारा? अली, क्या किया जाए समी एसोसिएट्स का? क्या किया जाए? अली के बराबर में कौन बैठा है? अब्दुल्ला, क्या किया जाए? एओपी में डेज काउंट कर लिए तूने? एओपी में तो डेज काउंट मैंने कभी करने को कहा ही नहीं है। अच्छा चलो 180 डेज आ गए, अब क्या कहना है इसको? 183 होते तो रेजिडेंट हो जाता। अफसोस की बात है बहुत। एओपी लिखा हुआ तो है, समी एसोसिएट्स इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एओपी का क्राइटेरिया क्या है अब्दुल्ला? सर जज्बात में आ गया मैं, जज्बात में ही तो नहीं आना। जज्बात में तो पाकिस्तान की टीम भी आती है हर मैच में, देखते हो ना क्या हाल होता है। समी एसोसिएट्स एओपी है, इंडिविजुअल नहीं है। और एओपी कब रेजिडेंट हुआ करती है? जब उसके अफेयर्स, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ अफेयर्स होली और पार्टली इन पाकिस्तान हो। तो फिर हम ये लॉ लिख देंगे, फिर हम लिखेंगे सिंस। कहाँ गया सवाल, कहाँ चला गया? On 2nd January, since the affairs have been shifted on 2nd January 2019, therefore the control and management of affairs till 2nd January was in Pakistan. Therefore, Sami Associates will be considered as resident for tax year 2019 for tax purposes। लिख लोगे? Explain the treatment of foreign source income for tax year 2017 under each of the following independent situations। Point number 1, गौर से सब तवज्जो रखिएगा, किसी की भी बारी आ जाएगी, किसी से भी पूछ लूँगा मैं। Mr. Joseph, a South African cricket coach, is working in Pakistan under an employment contract since 20 जुलाई 2014। अभी टैक्स ईयर कौन सा चल रहा है? टैक्स ईयर 2017। 20 जुलाई 2014 से पाकिस्तान में है। ड्यूरिंग टैक्स ईयर 2017 he earned foreign source income from his business established in South Africa and brought 25% of the income to Pakistan। ये आप बताओगे बेटा, आपके पीछे। हाँ तुम एब्सेंट थे, आज तो प्रेजेंट हो। ऐसे नहीं करो यार, तुम बताओ।
तफसील से बताओ, खुल के बताओ भाई, क्यों टैक्स नहीं होगा? नहीं सर टैक्स नहीं होगा, मादरत के साथ आज टैक्स नहीं होगा सर, आज मूड नहीं है। नहीं ऐसे नहीं, रीजन बताओ। रीजन इसका ये है कि नहीं, ये रीजन नहीं है, उससे भी पहले कुछ रीजन होगा। ये अफ्रीकन है सर, काला होगा इसलिए। नहीं भाई, काले गोरे का थोड़ी चक्कर है भाई, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का लफ्ज तो निकले मुंह से, शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। सर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट लग रहा है सर, ये हमें दिखने में शॉर्ट टर्म रेजिडेंट लग रहा है, क्योंकि ये पाकिस्तान में है फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 years। सर शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, a short term resident is exempt in respect of his foreign source income provided that the foreign source income is not brought received in Pakistan। और सर इसने गुनाह अजीम क्या कर दिया कि 25% FSI कहाँ ले आया? पाकिस्तान में ले आया। तो हमने कहा हम तो ना छोड़ेंगे, हम तो टैक्स करेंगे फिर, माजरत के साथ। माजरत भी की और टैक्स भी किया जी। तो बेटा ओ हो 3 साल से ज़्यादा हो गए? चेक कर ले ना, अभी चेक तो कर ले एक दफ़ा। कब आया है? 20 जुलाई 2014। पहला साल कब खत्म होगा? 20 जुलाई 15, 20 जुलाई और टैक्स ईयर 2017 कब खत्म होता है? 30 जून 2017। जज्बात को काबू में, गिन लो। देखो मेरे बच्चों ने ये तारीखें धोखा दे दी हैं। दिखने में लगता है 3 साल हो गए, कागज पर लेकर आते हैं तो पता लगता है कि 3 साल नहीं हुए। जुलाई से पहले भी आया होगा, हम जो 3 साल में काउंट करते हैं वो 3 साल रेजिडेंशियल स्टेटस में काउंट करते हैं। फिजिकल प्रेजेंस ऑफ 3 years, पूरे मतलब कैलेंडर ईयर के 3 साल। 3 साल फिजिकल प्रेजेंस के 3 साल हैं वो टैक्स ईयर 3 साल, 3 टैक्स ईयर्स नहीं है। देखो ये अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया मुझसे। 3 years के लिए प्रेजेंट हो। मिसाल के तौर पर अगर वो आया है 1 फरवरी को, तो अगले साल 1 फरवरी को 1 साल हो गया, उसके अगले साल 1 फरवरी को 2 साल, फिर अगले साल 3 साल हो गया। उससे ज़्यादा रह रहा है तो अब वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं हो। टैक्स ईयर के हिसाब से थोड़ी ही चलेगा। फिजिकल स्टे फॉर द पीरियड ऑफ 3 years नॉट एक्सीडिंग 3 years। बोलो। फिजिकल स्टे नहीं, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो 3 साल का वही है। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही, वही उसी की वजह से फिजिकल स्टे। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट 8 साल का, तो पहले 3 साल शॉर्ट टर्म। नहीं ऐसा नहीं होगा। वो फिर पहले दिन से ही शॉर्ट टर्म रेजिडेंट नहीं होगा वो। बेटा मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन इसमें जो निवाला बना के खिलाया गया है ना, वो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का ही है। टेस्ट शॉर्ट टर्म रेजिडेंट का आ रहा है, मैं चबा के देखा हमने, क्योंकि उसमें सारे अज्जा और इंग्रेडिएंट्स शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वाले दे दिए उसने। साउथ अफ्रीकन कोच, एम्प्लॉयमेंट, सही है, ये सारी बातें दे दी। और ये सवाल ही इसने ऐसा बनाया, ये 4 मार्क्स वरना आपको ऐसे तो देगा नहीं है। क्या ख्याल है? तो ये भी ज़रा देखना पड़ेगा जी बेटा। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के तीसरे या दूसरे साल में अगर नॉन रेजिडेंट हो जाए, उससे शॉर्ट टर्म रेजिडेंट की देखो बात सुनो, अगर तीसरे साल नॉन रेजिडेंट हो गया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट कितने साल का है? 3 साल का है। अब बीच में अगर कोई साल नॉन रेजिडेंट हो गया तो ये तो बहुत अच्छी बात है। उस साल तो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम का हम सवाल ही नहीं कर सकते। बाकी तो हम सवाल कर सकते हैं और एग्जेम्प्ट कर देंगे, लेकिन जिस साल नॉन रेजिडेंट होगा उस साल हम सवाल ही नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 2, तो ये तो लिख लोगे ना, ये तो हमने ऐसा सवाल तो अभी हमने बोर्ड पे किया है ना, कर लोगे ना ये तो। ऑन 15 जनवरी 2016 फरहान रिटर्न टू पाकिस्तान, गौर से, Farhan returned to Pakistan from London after 10 years and he has been living in Pakistan since then. During tax year 2017 he received GBP 5000 as return from his investment in London. आप बताओ बेटा।
सर टैक्स नहीं होगी टैक्स नहीं होगी। क्योंकि सर ये प्रेशरिंग ओवर सबसे पहले तो ये बता दे मुझे कि टैक्स ईयर 2017 में रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है, ये बता दे बस। 17 में रेजिडेंट है, और 18 में रेजिडेंट होगा, लेकिन होगा 17 में रेजिडेंट है। आर यू श्योर? सोच ले। वेरी गुड, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस। रेजिडेंट ही है भाई, नॉन रेजिडेंट क्यों है बेटा? 15 जनवरी 16 को आ गया है बेटा। टैक्स ईयर 17 हुआ, टैक्स ईयर 16, टैक्स ईयर 16 में आ चुका है, 15 जनवरी 16 को आ चुका है। 1 जुलाई 16 से नया टैक्स ईयर शुरू हो चुका, यानी कि टैक्स ईयर 17 में तो पूरा मुकम्मल तौर पर सारे आज़ा के साथ पाकिस्तान में पाया जाता है। अच्छा भाई, इसका मतलब टैक्स ईयर 2017 में रेजिडेंट है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। फिर क्या करें? सर क्योंकि पिछले 10 साल को रिटर्न में है तो एग्जैम्पशन उसको मिल जाएगी टैक्स ईयर 17 और टैक्स ईयर 18 में जो भी इनकम वो क्यों मिलेगी? क्योंकि सर वो रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, ये अल्फाज इस्तेमाल होंगे ना, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, सिंस मिस्टर फरहान इज रेजिडेंट इन टैक्स ईयर 2017 बट वाज नॉन रेजिडेंट इन 4 preceding टैक्स ईयर्स, देयरफॉर हिज फॉरेन सोर्स इनकम फॉर द टैक्स ईयर 2017 एंड 2018 विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। ऐसी कुछ बात लिख लेंगे हम। लिख लोगे सब के सब? तो आगे बढ़ो, फिर इंतजार किसका। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 3, ये स्प्रिंग 16 का सवाल, ये मैंने रीड ही नहीं कर रहा हूँ। स्पेशल टैक्स ईयर, ट्रांजिशनल टैक्स ईयर एक्सप्लेन करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3A, ये 3A इसको पढ़ लेते हैं, क्या है देख लेते हैं। मिस्टर बाकिर वॉज वर्किंग इन पाकिस्तान एम्बेसी इन UK फॉर द पास्ट 10 years. He returned back to Pakistan 5 months back and is now working with a British conglomerate in Islamabad. He is in the process of filing his return of income for tax year 2015 and has sought your advice on the following matters. Whether I would be a non-resident for tax year 2015 as my period of stay in Pakistan is less than 183 days under the income tax ordinance. आप बताओगे बेटा? रेजिडेंट है, क्यों? एम्प्लॉय पाकिस्तान का था, क्या ये अल्फाज तुमने सही इस्तेमाल किए हैं? एम्प्लॉय पाकिस्तान गवर्नमेंट का था, पाकिस्तान का नहीं था। किसका था? एम्प्लॉय किसका था? पाकिस्तान गवर्नमेंट का। टैक्स की दुनिया में अगर तुमने अल्फाज का चुनाव ठीक ना किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। कहाँ का एम्प्लॉय है? देखो, पाकिस्तान एम्बेसी का एम्प्लॉय है, तो हम कहेंगे कि ये किसका एम्प्लॉय है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एम्प्लॉय है। बात समझ आई? तो हम ये कहेंगे ही रिटर्न टू पाकिस्तान 5 months बैक, द पीरियड स्पेंट इन UK as the government employee of Pakistan will be considered as his stay in Pakistan. वो तो पाकिस्तान में काउंट होगा। फिर वापस भी पाकिस्तान में आया तो इसका मतलब वो पूरा साल क्या ही रहा? रेजिडेंट ही रहा। ठीक हो गई बात? ये पार्ट नंबर 2 छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, FTC की बात समझ आएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 6, स्प्रिंग 14 स्टेट प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस रिलेटिंग टू फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल। कर लोगे ये? फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स एक्सप्लेन कर लोगे? इसमें क्या बातें बतानी है? इसमें वो दोनों एग्जेम्पशन बतानी है, दोनों एग्जेम्पशंस। एक तो वो वाली फॉरेन सोर्स सैलरी जिस पर एम्प्लॉयर ने बाहर टैक्स काट लिया, और दूसरी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, लीज पाकिस्तान, ये दोनों चीज़ें बतानी है इसमें। ठीक है, थ्योरी का सवाल है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। अगला सवाल देखते हैं। In the view of provisions of income tax ordinance and rules made thereunder, determine the residential status of the following person. अच्छा भाई, गौर से देखना, किसी की बारी आ सकती है। रमीज proceeded to Saudi Arabia on 24 दिसंबर 2012। रमीज proceeded to Saudi Arabia on 24 दिसंबर 2012 to assume responsibilities on his new job. He visited Karachi from 20 जून 2013
2013 to 24 June 2013 for presenting a paper in a seminar, but due to unavoidable circumstances the seminar was cancelled. तो ज़रा मुझे बताओ रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? डेज कितने हो रहे हैं बोलो? 180? 182 के अलावा आ रहा है किसी का आंसर? कोई ऐसा बच्चा जिसका 182 के अलावा आंसर आ रहा हो? देखो 24 दिसंबर को निकला, 181 और 7 दिन याद 31 में से 24 निकाल लो, कितने बनते हैं? 7, 24 भी ऐड कर दो, 8, सॉरी 24 को पाकिस्तान से निकल गया, तो कौन से दिन पाकिस्तान में नहीं है? सुनो, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन पाकिस्तान में नहीं है। अच्छा भाई, ये 7 दिन पाकिस्तान में नहीं है और अज्यूम करो अगले पूरे 181 डेज पाकिस्तान में नहीं है, तो 7 और 181 कितने बनते हैं? 188। उस 188 में से वो लेस कर दो जिन दिन वो पाकिस्तान में है, कितने? 20, 21, 22, 23, 24, 5 दिन। कितने दिन पाकिस्तान में? जुबानी कलामी से अच्छा यहीं पे कर ले। अच्छा भाई, प्रोसीडेड टू सऊदी अरेबिया 24 दिसंबर, तो हमने कहा सर 184 डेज पाकिस्तान में होते, लेस कर दें कितने? 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7, कितने बने? 177। ये पाकिस्तान में बने और 5 दिन और पाकिस्तान में, तो कितने हुए? 182। ये दिन पाकिस्तान में नॉन रेजिडेंट है, ठीक है? अच्छा भाई, देखो ज़बानी कलामी से मसले हो जाते हैं, इसलिए लिख के कर लिया करो। खलील, एन ऑफिसर वर्किंग एट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स since last 3 years was posted to Pakistan's mission in Geneva from 1 अगस्त 2012 to 30 जून 2013। ये कौन होगा ये? सर ये रेजिडेंट है। मिस्टर खलील विल बी रेजिडेंट as he is an employee of Pakistan government, so he will be resident irrespective of his physical stay in Pakistan. Ali Associates is a partnership firm and provides consultancy services in Pakistan as well as UK. Management and control of its affairs is situated partly in UK and partly in तो सर ये तो निवाला बना के खिला दिया इसने। AOP और मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स पार्टली इन पाकिस्तान पार्टली इन रेजिडेंट हो गई। Smith, a Nigerian football coach, came to Pakistan on 28 Feb 2013. He left the country on 31st August 2013. रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट है? सर ये नॉन रेजिडेंट है, पक्का पक्का पानी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है? 2013 में 28 Feb 13 से 30 जून 13 तो है ना? State the provisions of income tax ordinance for determining residential status of an AOP. ये तो आसान है। State the provisions of income tax ordinance with regards the residential status of individuals and companies. आसान है। Miss Margaret, a German national, bottom 12 का सवाल देख रहे हैं बेटा। Miss Margaret, a German national, was employed as the technical manager of Pfizer Chemicals Limited, a resident company, on 1 October 2010 for a term of 2 years under the terms of employment। तो मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं पहले इस 2 years को अंडरलाइन करता, मैं टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अंडरलाइन करता और मैं एक बात अखज़ कर लेता, वो क्या? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। वेरी गुड।
ठीक है भाई, तो ये मिसेस मार्गरेट क्या बन जाएंगी? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट. Under the terms of employment, she was allowed to deliver lectures at various professional organizations. During tax year 2012, she conducted 3 workshop sessions, the details of which are as follows. Workshop session in Lahore. लाहौर में वर्कशॉप करवाई. A fee of $15,000 in equivalent Pakistani rupees was received from a local event manager. The fee was credited to her bank account maintained in Karachi. बेटा ये आप बताएं बेटा, क्या है बेटा ये? जी बेटा ये वाला वर्कशॉप सेशन वाला. Are you sure? पाकिस्तान सोर्स इनकम है ये? बिल्कुल ठीक बेटा, ये पाकिस्तान सोर्स इनकम. ये पाकिस्तान सोर्स इनकम, ये फॉरेन सोर्स इनकम है ही नहीं भाई. भले डॉलर में रिसीव किया तो क्या, डिलीवर कहाँ किए लेक्चर? पाकिस्तान. सर है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, लेकिन शॉर्ट टर्म रेजिडेंट को एफएसआई की एग्जेम्पशन है, कोई पीएसआई की एग्जेम्पशन थोड़ी है. ये तो पीएसआई है सर. ठीक है, तो हम लिख देंगे कि क्या लिखेंगे? The fee of $15,000 in equivalent Pakistani rupee for delivering workshop session in Lahore is Pakistan source income, which will be taxable in Pakistan wherever received, जहाँ भी रिसीव हो. सर अगर ये पैसे यूएस में रिसीव हुए होते तो क्या करते? तो भी टैक्स करते हम पाकिस्तान में. रिसीव कहीं भी हुए हो उससे क्या फर्क पड़ता है क्या? पीएसआई. जब पीएसआई है तो कहीं भी रिसीव हुए हो यार, वो टैक्स कहाँ होंगे? लिख लोगे ये? वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिक. A fee of $25,000 was received in Germany in her Munich bank account. Foreign source income not brought received. तो पाकिस्तान में तो लाए नहीं है वाले पैसे, तो ये क्या हो जाएगा? ये एग्जेम्प्ट हो जाएगी. तो लिख लोगे ना? शॉर्ट टर्म रेजिडेंट बहुत लिख लिया ना हमने, लिख के भी देख लिया हमने, बहुत सारे सवाल भी डिस्कस कर लिए. वर्कशॉप सेशन इन दुबई. Workshop session in Dubai. Fee of $20,000 was remitted to her bank account in Karachi. सर है तो फॉरेन सोर्स इनकम, लेकिन ब्रॉड रिसीव्ड इन पाकिस्तान. चैंपियन हो गए तुम तो. आगे चलो. ऑटम 11. ब्रीफली डिस्कस रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2011. Mr. Shah has been working as an information analyst in the Ministry of Foreign Affairs. On 1 November 2010, he was posted to Pakistan Embassy, Canada for 3 years. Government employee, resident, irrespective of his physical stay. Asif Learning Center is a partnership concern providing IT training to professionals in Pakistan, UAE and Saudi Arabia. Up to 31 July 2010, the management and control of its affairs was situated partly in Pakistan. However, with effect from 1 August 2010, entire management and control of affairs of the partnership was shifted to Dubai. रेजिडेंट है नॉन रेजिडेंट? रेजिडेंट है सर, बिकॉज 31 जुलाई यानी जुलाई का महीना तो 2011 में फॉल करता है ना, टैक्स ईयर 11 में. तो पार्ट ऑफ द ईयर तो मैनेजमेंट और कंट्रोल कहाँ थे? पाकिस्तान में थे. देयरफॉर ALC विल बी रेजिडेंट AOP. ठीक है. Mr. Liaquat was sent to Pakistan on a special assignment by his UK-based company. On 1 March 2011, he left Pakistan on 9 September 2011. कौन है ये? नॉन रेजिडेंट है. बिल्कुल ठीक है, नॉन रेजिडेंट है. और इसके अंदर वो बात भी लिख देंगे ये वाली. अगर ऐसा लगे ना किसी सवाल में भी ऐसा लगे कि सिटीजन है और क्या हो रहा है, वो नॉन रेजिडेंट हो रहा है, तो ये बात भी लिख देना, फिर बेहतर रहेगी. सही है. जिस सवाल में भी, मैं अभी से बता रहा हूँ, जिस सवाल में भी आंसर आ रहा है नॉन रेजिडेंट और आपको नाम लोकल नाम लग रहा है और आपको लग रहा है ये सिटीजन ऑफ पाकिस्तान है लेकिन बन गया है नॉन रेजिडेंट, तो ये वाला पैरा भी लिख देना. Farooq Trading LLC was incorporated as a limited liability company in
UAE. The management and control of its affairs are situated wholly in Pakistan. रेजिडेंट बन गई सर, ये होली की वजह से रेजिडेंट बन गई, ज़बरदस्त हो गया। कौन सा भाई? आसिफ, तुम रीड करो, तुम समझाओ। The National Learning Center is a partnership concern providing IT training to professionals in Pakistan, UAE and Saudi Arabia. Up to 31 July 2010, the management and control of its affairs was situated partly in Pakistan. सर बस मेरा एक्सपेक्ट था कि वो तो AOC का हम लोग देखते हैं कि अलग ओनली या पार्टी डेज काउंट नहीं है, नहीं करेंगे। अगर देखने के लिए कि वो पार्टी 1 महीने के लिए भी पार्टली है तो पार्टली मतलब पार्टली सही है। मार्च 2009 का सवाल, ब्रीफली डिस्कस रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ द फॉलोइंग पर्सन फॉर टैक्स ईयर 2009। आसिफ इज एन एम्प्लॉई ऑफ बलोचिस्तान गवर्नमेंट who has been sent to UK for an official assignment on 1 December 2007 for 2 years. Government employee posted abroad is resident irrespective of his physical state. Point number 2. Messrs. Akhtar Abbas and Co. is a partnership firm doing business of financial consultancy in Pakistan as well as UAE. The management and control of its affairs is situated partly in UAE and partly in Pakistan. Resident. 2006. Mr. A, a Pakistani citizen, returned to Pakistan in November 2004 after completing his employment contract in UAE. Returning Pakistan in November 2004 after completing his employment contract in UAE. He worked till October 2004 in UAE where there was no tax on salaries. Mr. A is in Pakistan since then and has been employed by a local company. Explain the tax implications on Mr. A's income earned in UAE and Pakistan for tax year 2005. सबसे पहले तो हम सबसे स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा किसी भी सवाल को एक्सप्लेन करने का। सबसे पहले हम ये एक्सप्लेन करेंगे कि वो 2005 में रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट। 2005 में रेजिडेंट है, हमने कहा रेजिडेंट है। जब रेजिडेंट है तो पाकिस्तान में जो सैलरी अर्न करेगा वो तो टैक्सेबल होगी ही होगी, बल्कि हम कहेंगे रेजिडेंट पर्सन इज टैक्सेबल फॉर हिज वर्ल्ड ओवर इनकम। हमने कहा कोई फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो भी टैक्सेबल होगी, लेकिन सर ही इज अ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट, कई सालों बाद पाकिस्तान वापस आ रहा है, तो क्या ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट बन जाएगा? नहीं बनेगा। हुमायूं आओ पढ़ते हैं। मिस्टर ए अ पाकिस्तान सिटीजन रिटर्न्ड टू पाकिस्तान इन नवंबर 2004। अब वो कब कितने सालों बाद आ रहा है ये नहीं बताया गया, लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना रिटर्न टू पाकिस्तान, और बताया नहीं है कितने साल बाद आ रहा है। मेरे बच्चे मैं वही तो कह रहा हूँ। फिर यहाँ पर हम एक सेफ अजम्पशन ले सकते हैं, कहीं से रिटर्न हो रहा है, जॉब वॉब करके रिटर्न हो रहा है। आम तौर पर मुझे एक बात ये बताओ ना, आम तौर पर क्या होता है, मैं वैसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा होता है कि बंदा गया हो, उसने बोला यार 1 साल जॉब की दुबई में मज़ा नहीं आया, मैं वापस आ गया? होता है, मैं मान रहा हूँ होता है। कितना परसेंट होता है? 1%, 2%। नहीं आता। कौन आता है? ओ भाई दुबई की जिसकी इनकम हो, जिसने दुबई में अर्निंग कर ली, वो पाकिस्तान में आएगा। तुम्हारी सोच है बेटा। अगर नहीं मैं क्या कह रहा हूँ आपको, सुनो ना, समझो। अजम्पशन होती है रियलिस्टिक ग्राउंड्स पे। पहले सवाल ने आपको बोला रिटर्न टू पाकिस्तान, वहाँ जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट पे था, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, पाकिस्तान आ गया। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता 1 साल बाद आ जाए, 2 साल बाद आ जाए, 3 साल बाद आ जाए। आमतौर पर ये होता है कि दुबई गया है तो 8, 10, 20 साल, 15, 20 साल, 25 साल बाद आया होगा, कमा के आया होगा, बोले कि आखिरी जमाना पाकिस्तान में एंजॉय करूंगा, पैसे उड़ाऊंगा, बहुत जमा कर लिया मैंने। मैं ऐसी एक मिसाल दे रहा हूँ, लिखा हुआ नहीं है कहीं, ये सारी बातें तो एग्जामिनर नहीं लिखेगा ना। तो आपको एक सेफ अजम्पशन, इधर इस केस में सेफ अजम्पशन क्या है, वो यही है कि वो रिटर्न बैक किया है पाकिस्तान में, तो हम ये अज्यूम करेंगे, इट ब्रैकेट में चाहे लिख दो, इट हैज बीन अस्यूम्ड दैट ही हैज रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर सेवरल ईयर्स एंड ही वाज नॉन रेजिडेंट इन 4 प्रीसीडिंग टैक्स ईयर्स। लिख दो अजम्पशन। लेकिन इस सवाल के अंदर बेहतर अजम्पशन यही बनती है। बहुत वेग नहीं है, आप चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इस सवाल, देखो समझा करो ना, देखो सवाल की भी तो तुम केमिस्ट्री समझो ना। पाकिस्तान सिटीजन रिटर्न्ड टू पाकिस्तान इन नवंबर
ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिटर्न टू पाकिस्तान, और आपको पीरियड नहीं बताया हुआ कितने साल पहले से। तो आप अगर कोई चीज नहीं बताई गई तो हाउ कैन यू प्रिसाइजली स्पेसिफाई कि वो 1 साल 2 साल या 3 साल के लिए था। मैं तो यही कह रहा हूं आपसे, जब उसने आपको टाइमलाइन बताई नहीं है तो ये तो तुम 1 साल 2 साल 3 साल की अजम्पशन लेके गलत कर रहे हो ना। मैं तो क्या अज्यूम कर रहा हूं, ना जाने पता नहीं कितने साल से होगा वहां पे। भाई मिसाल के तौर पर, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं कहूं infinity, what is infinity? Sir, infinity is 20 years. Why 20 years? Why not 40 years? Okay sir, infinity is 40 years. Why 40 years? Why not 80 years? Okay sir, infinity is 80 years. Why 80 years? Why not a century? मैं कह रहा हूं if you are restricting the time scope, timeline, तो तुम गलत कर रहे हो ना। सवाल में तो लिखे भी नहीं टाइमलाइन। तो दोनों सिनेरियो लिखते हैं। भाई देखो, दोनों सिनेरियोज लिख दो, को मसले की बात नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, आप अजम्पशन ले लो, लेकिन जो इधर वैलिड अजम्पशन मेरे हिसाब से बनती है ना, वही बनती है। हाँ, आप लिख दो आप, कोई मसला नहीं, क्योंकि वो अजम्पशन भी तुम लिखोगे तो तुमको रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट वाली चीज़ तो एक्सप्लेन तो करना पड़ेगी ना, तो वो पर्पस एग्जामिनर का फिर भी अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर कोई टाइमलाइन नहीं दी हुई तो उसको 1 साल 2 साल 3 साल अज्यूम करना गलत है। जब एग्जामिनर उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा, उसके टाइमलाइन को नहीं दे रहा, तो आपको देने की जरूरत क्या है कि हम ये समझ रहे हैं, चलो तुम अजम्पशन ली, तुमने क्या अजम्पशन लोगे, पिछले 1 साल से दुबई में था, पिछले 2 साल दुबई में था, पिछले 3 साल दुबई में था। मतलब हु यू आर टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ इयर्स। जब उसने अजम्पशन ही नहीं दी तो तुम 1 साल लोगे, कोई 2 साल लेगा, कोई 3 साल लेगा, कोई 4 साल लेगा, कोई 10 साल लेगा। पिन पॉइंट करना गलत है अगर इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई मेरे हिसाब से। चलो खैर, वो मैंने आपको बता दिया, आपके सोचने का जाविया क्या होना चाहिए, अब वो आप कैसे भी सोचो। अच्छा, तो मेरे हिसाब से ये रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, और अगर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है तो ये जो 2005 है, टैक्स ईयर 2005 है, इसके अंदर जो इसकी यूएई वाली इनकम है, तो हम इसमें सब बातें एक्सप्लेन करेंगे। हम कहेंगे कि भाई सिंस देयर वाज नो टैक्स इन यूएई, तो वो वाली एग्जेम्पशन, कौन सी वाली, टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, वो एग्जेम्पशन नहीं लग रही इसके ऊपर। लेकिन चूंकि रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, इसलिए फॉरेन सोर्स इनकम इसकी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। पहले आप बताएं। सर 2005 में जब वो आया पाकिस्तान में, तो पीएसआई की उस पे लगेगा पीएसआई, एक तो रेजिडेंट, ऊपर से पीएसआई, तो किसी का बाप भी टैक्सेशन से बचा नहीं सकता उसको। ठीक है, ये जो रिटर्निंग एक्सपेक्टेड वाली एग्जेम्पशन है, इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती कि इतने नंबर ऑफ डॉलर से ज़्यादा, क्योंकि अब बंदा 20 साल से काम कर रहा है, वो वहाँ से एक्सचेंज रेट हमारा जो भी तभी क्या अरबों रुपये लेकर आ जाए, करोड़ों रुपये लेकर आ जाए, और सारा सब कुछ बेच बाच के आ जाए। हमें तो वैसे ही डॉलर चाहिए, पाकिस्तान के पास तो डॉलर ही नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज ही नहीं है। सब एग्जेम्प्ट हो जाए। सब देखो, मेरी बात सुनो ज़रा, सब एग्जेम्प्ट क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट होती है फॉर द ईयर। आप कहते हो फॉर द ईयर की इनकम टैक्सेबल या एग्जेम्प्ट है। अगर मिसाल के तौर पर वो पिछले 20 साल से पाकिस्तान में रेजिडेंट ही नहीं था, तो तुम उसकी इनकम के ऊपर नजरें जमाए क्यों बैठे हो भाई? उसने तो फॉरेन कंट्री में टैक्स दे दिया, अब वो उसकी इनकम नहीं बनी, अब तो वो उसकी वेल्थ बन गई, अब तो वो उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ हो गई, विच हैज बीन ऑलरेडी टैक्स्ड इन द फॉरेन कंट्री। तो अब वो लेकर आ रहा है तो हम दोबारा क्यों टैक्स करेंगे? वो इनकम थोड़ी है, वो तो उसकी एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। और हम तो बोलते हैं लिया भाई, हमारे पास तो डॉलर वैसे ही नहीं है, खजाने खाली पड़े हैं, सब लिया। बात समझ आ रही है? खैर, तो चलो भाई, टाइम हुआ ख़त्म। अब आप लोगों का काम पता है क्या है? आप लोगों को होमवर्क पता है क्या है? सारे सवाल, इस हैंडआउट के सारे सवाल आपका होमवर्क है। जो हमने कर लिए वो भी होमवर्क है, जो डिस्कस कर लिए वो भी होमवर्क है, और जो डिस्कस नहीं भी किए वो भी होमवर्क है। तो ये होमवर्क जुम्मे तक हो जाएगा, ये जुम्मे तक हो जाएगा। बस जिस रजिस्टर में करो वो क्लास में ज़रूर लेकर आना। बच्चे कहते हैं सर हमने सारे सवाल कर लिए लेकिन रजिस्टर घर पे रह गया, अब मैं क्या करूं, कैसे चैलेंज करूं उसको? अच्छा,
एक अच्छा चलो सारे सवाल तो तुम लोग मुझे पता नहीं करोगे, इतने अच्छे हो भी नहीं, हरामखोरी चाहिए रहती है तुम लोगों पे। जो सवाल ज़रूर करने हैं मैं वो टिक करवा रहा हूँ, वो तो मैं ज़रूर देखूंगा रजिस्टर में। बाकी तुम भले मुझे करके मंडे को दिखा दो, लेकिन जुम्मे को मैं ये 2-3 सवाल देखूंगा जो मैं टिक करवा रहा हूँ। सबसे पहला पेज नंबर 7 पर ऑटम 22 का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑटम 22, यानी कि बिल्कुल ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म अटेम्प्ट का सवाल है ये। पेज नंबर 7 पर सबसे पहला सवाल, क्वेश्चन 4 होमवर्क, पेज 7 क्वेश्चन 4 ऑटम 22। ये एक सवाल, ये आप करोगे। फिर आप करोगे पेज 9 क्वेश्चन 3B ऑटम 12, मिस मार्गरेट वाला। हाँ डिस्कस कर लिया, लेकिन इसको तुम कर लेना, सही है। चार दे दूं, कर लोगे ना? 4 तो कर लोगे। एक है इधर चल रहा है, यहाँ क्वेश्चन 2 दिसंबर 7 पेज 11, आखिरी सवाल है मिस्टर काशिफ। और उसके बाद लास्ट क्वेश्चन 5 दिसंबर 2010 पेज 12। ये वाले जो 4 छोटे छोटे से केसेस हैं, मिस्टर मुबीन वाला, कर लोगे ये 4 सवाल? मुश्किल से मुश्किल अगर किसी बच्चे ने ढंग से आधा पौना घंटा लगा के कर ली तो 4 सवाल हो जाएंगे, इससे ज़्यादा टाइम लगेगा। ये 4 सवाल तो हैं ही हैं, बाकी भी सारा होमवर्क है वो मैं मंडे को देखूंगा, लेकिन ये 4 सवाल मैं फ्राइडे को देखूंगा। जिस रजिस्टर में हो वो क्लास में ज़रूर लेकर आना। मैं रैंडम बेसिस पे 4-5 बच्चों के आंसर देख के एडिट करूँगा उन्होंने क्या लिखा है, वो कोई भी हो सकते हैं बच्चे। और इंशाल्लाह हम फ्राइडे को अपना नेक्स्ट हैंड आउट भी स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट टॉपिक भी स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो वेरी मच, मे अल्लाह ब्लेस यू ऑल, टेक केयर अलॉट। मुझे और अपने सारे टीचर्स को दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। दिन रात सुबह शाम उठते बैठते सोते जागते टैक्स पढ़ते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।